अक्टूबर, हिंदू पेज 11। पोकल्ली पैडी ये एक तरह का चावल होता है जो खारे पानी में भी उगाया जा सकता है। इसे केरला के कोस्टल इलाकों में उगाया जाता है। इसे जीआई टैग मिला हुआ है। इसे ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है, मतलब इसे ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं होता है। उसके दो रीज़न हैं। एक तो ये कि टाइड्स अपने साथ न्यूट्रिएंट रिच वाटर लाती हैं। दूसरा रीज़न ये कि इस चावल की हार्वेस्टिंग के बाद उस इलाके में फ़िश फार्मिंग करी जाती है। फ़िश के एक्सक्रीमेंट से वहाँ का सॉइल फिर से न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। अब ये चीज़ न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि जो लोग वहाँ पे फ़िश फार्मिंग करते हैं वो फ़िश फार्मिंग करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जिसकी वजह से इस चावल को उगाने के लिए कम टाइम मिल रहा है। हिंदू पेज 17। अफ्रीका के ईस्ट में एक कंट्री है इथियोपिया। इसके नॉर्थ में एक रीजन है टिग्रे नाम से। यहाँ पे 2 साल से सिविल वॉर चल रहा है। एक तरफ तो यहाँ के कुछ लोग हैं पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, एंड दूसरी तरफ इथियोपिया और एरिट्रिया की सरकारें हैं। ध्यान क्या देना है कि इथियोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये समुद्र की तरफ नहीं खुलती है, क्योंकि रेड सी में खुल रही है एरिट्रिया, जिबौटी एंड सोमालिया। इथियोपिया समुद्र से कनेक्टेड नहीं है। हिंदू पेज 13 पे दिया हुआ क्विज। ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाल्क बे में है। स्लेंडर लॉरिस जब कभी अटैक करता है एंड्स वगैरह को तो पहले ही अपने हाथों पे अपना यूरिन छिड़क लेता है, जिसकी वजह से एंड्स उसको एज एन एनिमी डिस्कवर नहीं कर पाती हैं। स्लेंडर लॉरिस हम पहले पढ़ चुके हैं 14 को ये। एंड टाइगर के इंडिया में 52 रिजर्व्स हैं। 52nd रिजर्व लेटेस्ट है राजस्थान का रामगढ़ विषधारी। मणिपुर में लोकटक लेक में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसको 1966 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था संगई डियर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको एल्ड्स डियर भी कहते हैं। इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। गौर गोवा और बिहार का स्टेट एनिमल है। IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। गौर हमने यहाँ 17 तारीख को पढ़ा था। हंगुल यानी कि कश्मीर स्टैग, ये एक तरह का डियर होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास डल लेक है। डल लेक के पास दचिगम नेशनल पार्क है, वहाँ पे ये पाया जाता है। क्विज में ही ग्रीन अवदावाद के बारे में दिया हुआ है। इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है अमांडावा फॉर्मोसा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कलर। ये एक छोटा सा पक्षी होता है जो ग्रीन येलो कलर का होता है, और यहाँ पे एक जीब्रा जैसा पैटर्न बना हुआ है, देखो, ब्लैक एंड वाइट। इसका नाम अवदावाद कैसे पड़ा? अहमदाबाद से। अहमदाबाद में म और ब की जगह व बोलो तो क्या बनेगा? अवदावाद, अवदाबाद। इस पक्षी को ग्रीन मुनिया और ग्रीन वैक्सबिल भी कहते हैं। इंडिया और आसपास के इलाकों में बहुत पाया जाता है। IUCN वल्नरेबल। पिंजरे में कई लोग इसको कैद करके अपने घर में रखते हैं। एडिटोरियल लैंग्वेज इशू के ऊपर। 1950 में संविधान बना जिसमें आर्टिकल 343 कहता है कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। लेकिन अगले 15 साल तक इंग्लिश को भी कंटिन्यू किया जाएगा। फिर 15 साल बाद यानी कि 1965 के बाद अगर इंग्लिश को कंटिन्यू करना है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। अब जैसे जैसे 1965 की डेडलाइन पास आती रही, वैसे वैसे सरकार ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे ताकि इंग्लिश को ख़त्म किया जाए। लेकिन उन छोटे छोटे स्टेप्स की वजह से सदर्न स्टेट्स में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से सरकार ने फिर ये ऐलान किया कि इंग्लिश को इनडेफिनेटली इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि आज हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। अब 2022 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, जिसको हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। वो सुझाव पब्लिक तो नहीं करे गए हैं, लेकिन मीडिया में कुछ सजेशंस लीक हो गए हैं।
पहला सजेशन ये है कि जितने भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे सिविल सर्विस, उसमें हिंदी शुड रिप्लेस इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम। जो लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपीयर नहीं हो पाएंगे, वो हिंदी या किसी और लैंग्वेज में अपीयर हो पाएंगे। दूसरी बात ये कि IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे जहाँ पे भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है उसको रिप्लेस करके हिंदी किया जाए, यानी कि इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होगी IIT, IIM या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब इस एडिटोरियल में कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं इन सुझावों को लेके। पहली बात तो ये कही गई है कि ऐसी रिकमेंडेशन देने की पावर है ही नहीं इस कमेटी के पास। इस कमेटी का काम है ये बताना कि हम हिंदी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इस कमेटी के पास ये पावर नहीं है कि ये बता सके कि सरकार किस तरह से एग्ज़ाम लेगी या IIT, IIM में किस भाषा का यूज़ किया जाए। ऐसी पावर है ही नहीं, फिर भी इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी हैं। अगर इन सुझावों को मान लिया जाए तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा? पहली बात तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में सदर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में फिर बच्चे पेपर दे ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कि इससे नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड बढ़ेगा, देश और ज़्यादा पोलराइज होगा, क्योंकि फ़िलहाल नॉर्दर्न इंडिया में इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एंड सदर्न इंडिया में द्रविडियन लैंग्वेजेस। इंग्लिश नॉर्थ और साउथ के बीच में एक पुल की तरह एक्ट करती है, अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये कि फ़िलहाल जितनी भी साइंस में रिसर्च होती है वो मोस्टली इंग्लिश में होती है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक के सिवा जितनी रेफरेंस बुक्स हैं या रिसर्च पेपर, सेमिनार्स होते हैं साइंस के, वो लगभग सभी इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। इसलिए इंग्लिश का अपना महत्व है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। कंक्लूजन, अगर हम इंग्लिश को ख़त्म करें तो उससे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन फ़ायदे क्या होंगे ये क्लियर नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हिंदी को प्रमोट करना और इंग्लिश को ख़त्म करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदी को प्रमोट करने के लिए इंग्लिश को ख़त्म किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे पिछले 75 ईयर्स से इंग्लिश और हिंदी दोनों पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रही हैं, वैसे ही हम फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया अकेली कंट्री नहीं है जहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हों। कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर इंडिया के सभी कॉलेजेस में इंग्लिश की जगह हिंदी यूज़ करी जाए तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा कैंपस प्लेसमेंट पे, कंपनीज पे एंड देश के सर्विस एक्सपोर्ट्स पे? एक हिंट दे देता हूँ, तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं। देखो, मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आपने कुछ सामान बनाया और उस फैक्ट्री की वर्किंग में आपने हिंदी यूज़ करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो चीज़ एक्सपोर्ट करोगे उस चीज़ में लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। आपने एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग नेशन में लैंग्वेज से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश यूज़ करो या हिंदी यूज़ करो। लेकिन अगर आपका देश सर्विस एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करता है तो सर्विसेज में लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, जहाँ पे इंग्लिश यूज़ होती है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज़, IT कंपनीज़ इंग्लिश में काम करती हैं, कंप्यूटर भी इंग्लिश में काम करता है, सारी हमारी BPO इंडस्ट्री इंग्लिश में काम करती है। एंड इसीलिए ये कंपनीज़ कैंपस प्लेसमेंट में उन बच्चों को लेती है जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक हो। अब अगर कैंपस में सारे बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आएंगे तो क्या कंपनीज़ बच्चों के हिसाब से अपनी वर्किंग चेंज कर लेगी? एंड अगर कंपनी सच में अपनी वर्किंग चेंज कर लें, वो हिंदी यूज़ करने लग जाएं अपनी डे टू डे फंक्शनिंग में, तो क्या हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स भी हिंदी में होंगे? क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ हिंदी में हमसे सर्विसेज लेंगी? तो आप 150 वर्ड में इस सजेशन का इम्पैक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 नेशन 1 लैंग्वेज, ये हमने क्लास 55 पेज 5 पे पढ़ा था।